2016 में, 2016 में जब वहाँ पे वो आया था तब हम रिलीव कर इसकी मिशन। हम इस वक्त मौजूद हैं एनडीआरएफ 8वीं वाहिनी के परिसर में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के कमांडेंट पीके श्रीवास्तव साहब। लेकिन जिस तरह से मैं आपको पहले बता दूं कि एनडीआरएफ जब कहीं भी आपदा आती है और कहीं ना कहीं लोगों को ये यकीन हो जाता है कि एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, तो लोग एक तरह से राहत भरी सांस लेते हैं। लेकिन अब हम आपसे आपको आज एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई, कब ऐसा लगा कि देश में एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए कि जो केवल आपदा प्रबंधन, यानी कि जब आपदा आए और वहां पर वो फोर्स खासतौर से स्पेशल ऐसी गठित की जाए, तो ऐसा कब हुआ देश में? यही सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीके श्रीवास्तव साहब, जो यहाँ के कमांडेंट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी पर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ के बारे में बात करें, गाजियाबाद जो 8वीं वाहिनी है इसके बारे में बात करें, तो जब नेपाल में 2015 में भूकंप आया या फिर जापान की बात कर ली जाए, तो गाजियाबाद की जो टीम थी वो विदेशों में भी गई, वहाँ भी अपने देश का नाम रोशन करके या फिर कह देश का डंका बजा के वहाँ पर आई। तो अगर उस दौर की बात की जाए तो कुछ ऐसा रहा, कैसा सिचुएशन था उस दौर का, ये अगर हम जानना चाहें तो। देखिए, जो 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ है, ये चूँकि एनसीआर में स्थित है ये, तो इसलिए हमेशा से ही चाहे देश में हमारे EOR में हो या हमारे EOR से बाहर देश के किसी भी स्थान पे कोई आपदा हो, इसके अलावा बाहर विदेश में भी किसी प्रकार की कोई आपदा हो, तो एनडीआरएफ की जो ये 8वीं वाहिनी है, ये हमेशा जो है फोर फ्रंट पे रही है किसी भी प्रकार के ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। नेपाल में 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, तो सर्वप्रथम हमारी बटालियन की जो टीम थी, वो सबसे पहले हमारी टीम नेपाल काठमांडू में पहुंचने वाली हमारी टीम थी, जो सबसे पहले भूकंप के पश्चात सेम उसी दिन एनडीआरएफ की टीम वहां पे लैंड हुई थी। पहली अंतर्राष्ट्रीय टीम थी एनडीआरएफ की जो कि भूकंप के पश्चात नेपाल में पहुंची थी। वहाँ पर करीब 2 हफ्ते तक हमारी टीम ने काम करा, और हमारी टीम ने जो काम किया वो वहाँ पे 76 और टीमें थी, अंतर्राष्ट्रीय जो टीमें थीं, उनमें उन्होंने जितना काम किया उनसे ज़्यादा जो रिज़ल्ट थे वो एनडीआरएफ की जो सक्सेस रेट थी उनसे ज़्यादा थी। एनडीआरएफ ने जो कार्य किया उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सराहना मिली। यूएन में यूएन ओछा, जो यूएन की एक एजेंसी है जो कि आपदाओं को देखती है, यूएन ओछा ने अपनी वेबसाइट पे स्पेशली मेंशन किया, और उसके पश्चात यूएन के जो स्पेशल इन्वॉय थी डिज़ास्टर रिस्पांस के लिए, उन्होंने यहाँ पर आके एनडीआरएफ की टीम को भी देखा। तो एनडीआरएफ की टीम की काफ़ी सराहना हुई थी नेपाल अर्थक्वेक के पश्चात, क्योंकि उसमें एनडीआरएफ ने काफ़ी अच्छा काम किया था। उससे पूर्व 2011 में जब जापान में एक ट्रिपल डिज़ास्टर आया था, जिसमें कि पहले भूकंप आया था, फिर सुनामी थी, और उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर फुकुशिमा में न्यूक्लियर प्लांट में इमरजेंसी आई थी। उसके उसमें भी जो एनडीआरएफ की टीम हमारी, यहीं 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ की गाज़ियाबाद की टीम उसमें गई थी, और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। इसके अलावा देश विदेश में जो कई बड़ी आपदाएं आई हैं, जिसमें जैसे कि केदारनाथ 2013 में, केदारनाथ में जो आपदा आई थी, उसमें इस बटालियन ने काफ़ी काम किया। इसके अलावा श्रीनगर में जब फ्लड्स आए थे 2014 में, हुदहुद और फाइलेंस साइक्लोन आए थे हमारे ईस्टर्न पार्ट में, इसके अलावा चेन्नई में जो अर्बन फ्लडिंग हुआ था, और इसके अलावा कर्नाटक में और कई स्थानों पर जो बाढ़ है, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो, तो हर प्रकार की आपदा से निपटने के लिए हमारी ये वाहिनी सक्षम है, और हर प्रकार के डिज़ास्टर में, हर प्रकार के आपदा में इसने अच्छा काम किया है। अगर इस वाहिनी की बात की जाए, 8वीं वाहिनी की बात की जाए, तो कौन कौन से एरियाज के दायरे में आते हैं, अगर पूरा अगर देखा जाए गाजियाबाद का जिक्र करें? देखिए, इस 8वीं वाहिनी का जो जिम्मेदारी का इलाका है, वो उस 4 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें कि उत्तराखंड पूरा है, वेस्टर्न यूपी के 18 ज़िले हैं, दिल्ली एनसीआर पूरा है, और इसके अलावा हरियाणा प्रदेश जो है, तो इस प्रकार करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है। जब सर कोई आपदा की सूचना आती है, तो आप अपनी कंपनी को वहाँ पर भेजते हैं या फिर कंट्रोल रूम में फ़ोन आता है, जो जवान वहाँ पर जाते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती होती है, या उस समय अगर देखा जाए तो दिमाग में जवानों के क्या चल रहा होता है? देखिए, एनडीआरएफ का जो गठन हुआ है वो इसी काम के लिए हुआ है कि किसी भी आपदा के पश्चात जो स्पेशलिस्ट रिस्पांस के लिए एनडीआरएफ का गठन हुआ है। हमारी ट्रेनिंग भी इस प्रकार की है कि हमें ये पता होता है कि जब कठिन परिस्थितियाँ होंगी,
वैसी परिस्थिति जिसमें कि और कोई एजेंसी काम नहीं कर पाएगी, हमारा प्रशिक्षण उस प्रकार का है। हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी और किसी भी प्रकार की आपदा हो उसमें कार्य करने में सक्षम है। तो हमें ये पता होता है कि जब हम जिस इलाके में जा रहे हैं, जब कोई आपदा आई है, तो वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बहुत नॉर्मल नहीं होती हैं, सामान्य कंडीशंस नहीं होती हैं। ये हमको पहले से पता होता है और हमारा प्रशिक्षण भी इस प्रकार का है कि कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए हम लोग प्रशिक्षित हैं। तो परेशानी तो नहीं होती है, ना ही कोई चिंता होती है, और बल्कि एक जज्बा होता है काम करने का कि हम जाएंगे। और जो सबसे रेस्क्यूअर के दिमाग में सबसे पहले ये होता है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचें और जल्दी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम जान बचाएं, क्योंकि जान बचाने से ज़्यादा संतुष्टि और किसी काम में नहीं मिलती है। अगर आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति की भी जान बच पाती है तो वो आपके लिए आपका प्रशिक्षण और आपका जो कार्य है वो सफल माना जाता है। अगर परेशानियों की बात करें इस दौरान जो कई सारी परेशानियां भी आती हैं सामने, तो ऐसी कौन सी अगर परेशानियों का जिक्र किया तो ऐसी कौन सी परेशानियां होती हैं जो बहुत बड़ा बाधा बनती हैं, उन्हें उनसे निपटने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती हो? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई आपदा आती है, जो डिज़ास्टर, इसीलिए उसको डिज़ास्टर बोलते हैं, कि जहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती हैं, वहाँ पर कई तरह की परेशानियाँ होंगी। एक तो जैसे भूकंप आ गया किसी बड़े क्षेत्र में, तो हो सकता है कि वहाँ पर पहुँचने के लिए रोड ना काम कर रहे हों, कई जो पुल होते हैं वो काम नहीं करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन काम नहीं करता है, आपके मोबाइल फ़ोन नहीं काम करेंगे, तो परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, इसीलिए उसको आपदा कहा जाता है। बाढ़ भी आएगी, बाढ़ में भी कई तरह की आपदाएँ होंगी, आपके सड़क में गाड़ियाँ नहीं चल पाएंगी, वहाँ पे पानी भरा रहता है। तो परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए ही ये एनडीआरएफ बनी हुई है। और उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग और हमारे पास जो उपकरण हैं उनकी मदद से हम उन विपरीत परिस्थितियों में काम करने में सक्षम होते हैं। अ, जैसे कि कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो काम नहीं करेंगे वहाँ पर, लेकिन हमारे पास अपना कम्युनिकेशन का के उपकरण हैं, हमारे पास अपना कम्युनिकेशन का नेटवर्क रहता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं भी है वहाँ पे, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन फ़ोन नहीं काम कर रहे हैं, तो हम अपना कम्युनिकेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश करके और हम खुद अपने हेडक्वार्टर्स में भी हम इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ जो अफेक्टेड लोग हैं, जो आपदा से ग्रसित लोग हैं, उनको भी उनके परिजनों तक हम सूचना पहुँचाने में भी हम मदद करते हैं। हमने जम्मू कश्मीर में देखा जब बाढ़ आई थी वहाँ पे, हमने केदारनाथ में देखा जब वहाँ पे भी एक तरह से प्रलय कह सकते हैं आया था। लेकिन जब लोगों को यानी कि देश के लोगों को ये खबर मिली कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, उसके बाद देखा जाए हम भी ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट करते हैं, हम भी वहाँ पर गए थे। लेकिन जब ये मालूम चला कि एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँच गई, तब कहीं न कहीं लोगों ने जाकर राहत की साँस ली। तो एनडीआरएफ तो अपना जो एनडीआरएफ का जो वजूद है, जो लोगों के प्रति भरोसा है, वो कहीं न कहीं बहुत सराहनीय है। और इसको पाने के लिए, यहाँ तक पाने के लिए देखा जाए तो कितनी बड़ी एक तरह से कह सकते हैं परिश्रम किया होगा आप लोगों ने? देखिए, परिश्रम तो होता है, कोई भी प्रशिक्षण होता है वो कठिन होता है। और चूंकि इस तरह के काम करने के लिए आपको लोगों को प्रशिक्षित करना होता है, तो कठिन तो होता है। लेकिन जब लोगों की सराहना मिलती है, वो हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है कि जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में लोग फंसे हुए हैं और आप जाके उनको बचा पाएँ और वो आपके कार्य की अगर सराहना करते हैं, तो वो हमारे लिए हमारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत बूस्ट करता है, हमारे मोराल को भी बूस्ट करता है और हमारे लिए एक टॉनिक का काम करता है। और उससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आगे अगर हमें कोई भी इस तरह की कोई चुनौती का सामना करने का मौका मिले, तो हम जो है दुगने जोश के साथ उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। पहले जब एनडीआरएफ नहीं था देश में, अगर पहले की बात करें 2006 से पहले की बात करें, तो जब ऐसी आपदाएं आती होंगी, उससे पहले भी बहुत सारी आपदाएं आई, तो देश में किस तरह का माहौल रहता रहा होगा, या फिर उससे कैसे निपटते थे लोग, या फिर जब एनडीआरएफ का गठन हुआ 2006 में, उसके बाद से कितना आसान हो गया इन सब आपदाओं से निपटना? देखिए, जब आपदा बहुत पहले से आती रही हैं और जो 90 का दशक था और इसके अलावा जो 2000 का जो शुरुआती जो समय था, उसमें कई बड़ी आपदाएं आई, जैसे कि लातूर का 1993 में लातूर भूकंप आया था। 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था जिसमें कि 20,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 2001 में भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था गुजरात में। तो इसके पश्चात भारत सरकार ने
इस दिशा में ये सोचा कि इस दिशा में प्रयास करे जाएं कि कोई बल बनाया जाए। और एक हाई लेवल कमेटी बनी थी उस समय, और उसके पश्चात जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसका आजकल काफ़ी नाम लिया जा रहा है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, दिसंबर 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो भारत सरकार ने पास किया था। और उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही के प्रावधानों के तहत 2006 में इस बल का, एनडीआरएफ बल का गठन हुआ था, जिसमें कि ये प्रावधान था कि आपदाओं से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का बल रहे, जो कि स्पेशलाइज्ड रिस्पांस करेगा। कि आपदा में कोई भी अगर आपदा होती है तो उसके आपदा के पश्चात विशिष्ट प्रतिक्रिया बल यानी कि स्पेशलाइज्ड रिस्पांस करें। क्योंकि आपदा होती है उसमें सिर्फ मैन पावर काम नहीं करती है, उसमें परिस्थितियां बहुत ही विपरीत होती हैं, कंडीशंस बहुत मुश्किल होती हैं। उसमें ये आवश्यक होता है कि उस आपदा में कार्य करने के लिए लोग प्रशिक्षित हों, और इमरजेंसी में काम करने के लिए आपके पास स्पेशल इक्विपमेंट हो, आपके पास जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हो, ताकि आप उन जगहों पे काम कर सकें, उन परिस्थितियों में काम कर सकें। तो इसके लिए एनडीआरएफ बल की यही एक विशेषता है कि हमारे पास जो है विशिष्ट प्रकार के उपकरण हैं, जो कि आपदा में काम करने में काम आते हैं। और इसके अलावा उन इक्विपमेंट के ऊपर, उन उपकरणों के ऊपर हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो एनडीआरएफ है ये एक बिल्कुल अलग किस्म का बल है, एक विशेष प्रकार का बल है। और इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है और ख़ास तौर से इस प्रकार का जो उपकरण है वो किसी और बल के पास नहीं है। वो बाकी जो बल हैं वो अन्य प्रकार के कार्यों के लिए बने हुए हैं, कि जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी होता है, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये जो एनडीआरएफ बल है ये सिर्फ आपदा में काम करने के लिए बना हुआ है, और हमारा प्रशिक्षण उस प्रकार का और हमारे पास उपकरण भी उसी प्रकार के हैं। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए, कोविड-19 तो कहीं न कहीं पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान अगर देखा जाए तो आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? कुछ ख़ास तैयारी कर रहे हैं, या फिर कई बार हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम, चाहे वो आनंद विहार हो, अभी आपने सुना होगा, पूरे देश ने देखा कि आनंद विहार में जो मज़दूर पलायन कर रहे थे, भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। वहाँ भी हमने देखा एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी और हालात को काबू में करने में बहुत बड़ा योगदान था एनडीआरएफ की टीम का। तो अगर आज के मौजूदा दौर की बात की जाए तो और क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एनडीआरएफ जो बल है ये आपदाओं में काम करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में काम करने के लिए ही बना है। और ये जो कोविड-19 की जो अभी इमरजेंसी चल रही है, जो ये महामारी चल रही है, ये भी एक आपदा है। तो एनडीआरएफ इस आपदा में शुरू से ही इस आपदा में काम करने के लिए तैयार रही है। और अगर मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि जब वुहान में, चाइना में जब ये महामारी फैली थी, उसके पश्चात हमारे जो नागरिक वुहान से यहाँ पर लाए गए, तो उनको जो पहला जो जहाज़ आया था हमारे नागरिकों को लेके, उससे पहले ही हमने एयरपोर्ट स्टाफ को, जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन स्टाफ है, एयरपोर्ट पे जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ है, उसके अलावा क्रू मेंबर्स हैं, वहाँ का जो सिक्योरिटी स्टाफ है, सबसे पहले एनडीआरएफ ने उनको जागरूक किया और उनको इस बीमारी से बचने के उपाय बताए कि किस प्रकार से इस संक्रमण से वो बच सकते हैं। क्योंकि वहाँ से जो हमारे नागरिक आ रहे थे, हो सकता है कि उनमें किसी प्रकार का संक्रमण हो। और ये जानकारी एनडीआरएफ को पहले से थी, और एनडीआरएफ ने दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करा कि इस संक्रमण से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं। और इस बीमारी का चूँकि कोई इलाज नहीं है, तो बचाव ही इसका जो इलाज है, इससे हम बच ही सकते हैं। तो किस प्रकार से हम बचें, किस प्रकार से अपना प्रोटेक्शन रखें, किस प्रकार से हमको ये जो संक्रमण है किन माध्यमों से फैलता है, तो ये हमने एयरपोर्ट स्टाफ को सबसे पहले हमने जागरूक करा, इसके बारे में जानकारी दी। और हमने उसके बाद फरवरी महीने में लगातार एयरपोर्ट पे कई हमने जागरूकता कार्यक्रम चलाए, जिसमें हमने एयर क्रू को, एयर स्टाफ को, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को, सिक्योरिटी एजेंसी को, इमिग्रेशन को, हर तरह के जो भी एयरपोर्ट पे और उस जगहों पे काम करते हैं, उनको हमने लगातार जागरूकता अभियान चला के जागरूक करा। क्योंकि ये जो बीमारी है, सबसे पहला जो इसका कांटेक्ट, जो इंडिया में जो कांटेक्ट था या जो लैंडिंग पॉइंट है, वो एयरपोर्ट ही है। क्योंकि लोग बाहर से, जैसा आपको पता है कि ये बीमारी बाहर से आई है, कि सबसे पहले लोग बाहर से जो आ रहे हैं वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि एयरपोर्ट पे जो रहने वाले लोग हैं उनको इससे बचने के जो है उपाय बताए जाएं और उनको जागरूक करा जाए। तो एयरपोर्ट से हमने शुरुआत करी। उसके बाद हमने पुलिस, हमारी जो दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जैसे कि सीआईएसएफ है, बीएसएफ है,
इन सब एजेंसीज़ को भी हमने इसके बारे में जागरूक करा और बताया, उसका प्रशिक्षण भी दिया हमने। इसके अलावा फिर हमने पार्लियामेंट स्टाफ को, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को, और उसके पश्चात फिर जो क्वारंटाइन स्टाफ, जो क्वारंटाइन जो सेंटर्स बने उनमें जो स्टाफ काम करता है, उनको भी हमने इसके बारे में ट्रेनिंग दी, उनको हमने जागरूक करा कि किस प्रकार से वो इस बीमारी के संक्रमण से बच सकते हैं और क्या क्या उनको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा जो अभियान है लगातार चला है। और एनडीआरएफ चूँकि आपदाओं में काम करने के लिए बनी हुई है, तो हमारे पास अपने उपकरण भी उस प्रकार के हैं कि हम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। और जहाँ तक ये कोविड-19 का सवाल है, चूँकि ये एक हेल्थ इमरजेंसी है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो फर्स्ट लाइन में तो हमारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, वही हैं। लेकिन जो बीमारी उस स्तर तक पहुँचे या किसी के अंदर संक्रमण है और वो अगर उस कंडीशन में पहुँचे, उससे पहले भी कई सारे चीज़ें ऐसी हैं जो हमको करनी होती हैं कि संक्रमण होने से और वहाँ तक पहुँचने में। तो उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, लोगों को ट्रेन करना, तो वो सारा एनडीआरएफ कर रही है। और इसके बाद जैसा कि आपने बताया, जब लॉकडाउन हुआ था तो आनंद विहार में जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो वहाँ भी एनडीआरएफ ने जाकर लोगों को उसके बारे में बताया किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किस प्रकार से अपना हैंड हाइजीन करें। तो हमने वहाँ पर जाकर लोगों को बताया सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए। इसके अलावा हम कुछ मास्क और सैनिटाइज़र भी ले गए थे, तो हमने लोगों को वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ भी किया। उसके अलावा हम लोगों को मास्क भी दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे थे और ऐसे में अगर किसी को संक्रमण होता तो बहुतों में फैल सकता था। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे लोगों को इसके बारे में बताया, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनको इसके बारे में नहीं पता था। तो तब से हमने शुरुआत करी। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिला था, तो कुछ हमने अपने प्रयासों से कुछ फूड पैकेट भी हमने ले जाकर वहाँ पर बाँटे। और इसके अलावा जब एनडीआरएफ अभी कोविड-19 में अन्य कई कार्य कर रही है, जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण काम होता है कि एरिया को सैनिटाइज़ करना, क्योंकि संक्रमण बाहर बहुत है और लोग जा रहे हैं, कहाँ पे संक्रमण फैल रहा है, उन सब के लिए ये ज़रूरी है कि एरिया सैनिटाइज़ होता रहे। तो हमारे पास कुछ उपकरण हैं जिसकी मदद से हम एरिया सैनिटाइज़ करने में भी हम प्रशासन की मदद करते हैं, और लगातार हमारी टीमें एरिया सैनिटाइजेशन करती हैं, ज़रूरतमंदों को हेल्प पहुंचाना, ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाना, वो सारा काम भी एनडीआरएफ कर रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, जो कि चौबीसों घंटा हमेशा तैयार रहती है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। तो आज हम इस पूरे मुद्दे पर यहाँ के कमांडेंट पीके श्रीवास्तव सर हैं, उनसे बात कर रहे थे कि आखिर कोविड-19 जिस तेज़ी से फैल रहा है, या फिर पूरे एनडीआरएफ की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ का गठन कब हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, उससे पहले क्या होता था, किस तरह की जो आपदाएं आती थी उससे कैसे निपटा जाता था। तो इस पूरे मुद्दे पर हम पीके श्रीवास्तव जी से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर से कई सारी ऐसे बातें बताई जो बहुत ही रोचक हैं। कैमरामैन राजन सिंह के साथ देवनाथ पांडे, नवतेज टीवी, गाजियाबाद।
सारी योगा चीज़ों का। कसरत ये सब? हाँ, वो भी है, तो उसको भी हम थोड़ा डिस्कशन करें। श्रीलंका में तो मैं खुद गया था एक बार, बस रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, टीम पूरी नहीं, ऑपरेशन मेन ऑपरेशन वो करते तो नहीं दिखाना है, गाड़ी बैठते जा रहे हैं। हो गया, वो वाला कर लिया कर लिया ना, ठीक है। तो एनडीआरएफ के गाजियाबाद 8वीं फिर से नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। पूरे देश में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम सावधानियां बरतने की भी बातें कही जा रही हैं। ऐसे में देखा जाता है जब हमारे देश में कई बार आपदाएं आई हैं तो हर आपदाओं में जब एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता को या फिर वहां के बाशिंदों को एक सुकून मिलता है। लेकिन एनडीआरएफ के जवान की दिनचर्या कैसी होती है वहाँ के जवानों की, वही जानने के लिए हम पहुँचे हैं आज गाज़ियाबाद में। यहाँ पर आप देखिए, ये 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। यानी कि अगर देखा जाए तो देहरादून हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यहाँ से सब कवर किया जाता है। दूसरा, अगर हम मौजूदा सिचुएशन की अगर बात करें तो देश में जैसा कि मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस की संख्या जो है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उससे निपटने के लिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। चाहे जिस संस्थान में आप जाएं, चाहे जिस मंत्रालय में आप जाएं, चाहे जिस जगह पे आप जाएं, आपको हर जगह ऐसी ही व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एनडीआरएफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये वो जवान हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पर आ रहे हैं और इन सभी जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पर देखिए सर्कल बनाए गए हैं, जो कि 3 से 4 मीटर की दूरी यहाँ पर बनाई गई है और सभी जवान अब बारी बारी से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, जो जवानों के पीठ पर आप बैग देख रहे हैं, उस बैग को पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और तभी वो अपना बैग लेकर अंदर जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पर एक हाथ धुलने के लिए डेटॉल यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ भी हाथों का इस्तेमाल ना हो इसके लिए आप यहाँ से पैर से अपने यहाँ से डेटॉल ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप अपना हाथ धुल सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना हाथ लगाए यहाँ पर सावधानी बरतते हुए आप पूरी तरह से अपने हाथ को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और अंदर लिए चलते हैं, हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। जो गाड़ियाँ यहीं से बाहर जाती हैं या फिर जो बाहर की गाड़ियाँ अंदर आती हैं तो उन गाड़ियों के लिए फ़िलहाल एक टनल बनाया गया है। लेकिन उससे पहले जो जवान यहाँ से हाथ क्लीन करके आएंगे, हैंड वॉश करके आएंगे, तो यहाँ से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर साफ तौर से उनके शरीर का टेम्परेचर यहाँ पर नापा जा रहा है और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है अगर, तो उनको साफ तौर से बाहर रोक दिया जाता है ताकि अंदर वो किसी भी तरह से ना जा पाए। फिर एक बार अगला पड़ाव आता है कि एक बार फिर से सैनिटाइज किया जाता है हाथ। फिर अगर आपके पास गाड़ी है, जो बाहर की गाड़ियां हैं, यहीं से गाड़ियां बाहर गई हैं, वो गाड़ियां अंदर आती हैं तो इस टनल से निकलती हैं और पूरी तरह से सैनिटाइज होके तब फिर अंदर जाती हैं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे एनडीआरएफ के बारे में, तो एनडीआरएफ का गठन हुआ था इसलिए क्योंकि उस समय जैसे देश में कोई आपदा आती है, अब यहाँ पर एक गाड़ी आ गई, हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी अब अंदर जा रही है, यानी ये गाड़ी बाहर से आई है और अब ये गाड़ी अंदर जा रही है। अब देखिए, ये जो टनल है, सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। अब ये गाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज होके तब निकलेगी। मतलब अगर जिस तरह से चाहे वो बात की जाए, जिस तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर कहीं भी किसी भी आपदा वाली जगह पर ये लोग गए हैं, तो अंदर आने से पहले पूरी तरह से यहाँ पर वो गाड़ी सैनिटाइज होने के बाद तब अंदर जाती है। तो एनडीआरएफ की टीम काम कैसे करती है? कहीं ना कहीं देश में जब जब आपदा आई है, एनडीआरएफ की टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा उसमें ली है। चाहे वो केदारनाथ की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, या फिर अगर नोएडा की ही बात की जाए तो नोएडा में भी 2018 में जब शाहबेरी में एक बिल्डिंग गिरी थी
तब भी एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी कड़ी मशक्कत करके हालात को काबू किया था। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि एनडीआरएफ की टीम आखिर काम कैसे करती है। आइए। श्रीवास्तव सर का अगर डेजिग्नेशन लिख एनडीआरएफ की टीम हर उस जगह पर जा रही है जहां पर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जहां भी आपदा वाली सूचनाएं मिलती हैं। एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ के जवान हर उस जगह जाते हैं। लेकिन अगर मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए तो कोविड-19 जिस तेजी से फैल रहा है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा फैलता है। ऐसे में जो जवान है अगर उस एरिया में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये साफ तौर से, अगर आप इस यहाँ पर पहुँचते हैं, अगर वापस पहुँचते हैं तो यहाँ पर एक शॉवर बाथ, यानी कि जिस जवान को कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है या फिर जिन्हें शक होता है, उन्हें इस तरह से यहाँ पर नहलाया जाता है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो ये दूसरा है, मैं इनसे कहूँगा एक बार हमें दिखाने के लिए, वो जो बीच में बनाया गया है जहाँ पर फिर से एक बार वहाँ पर कपड़े पहनाए जाते हैं या फिर उनका उसके बाद उनका वहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो इस तरह की तमाम सावधानियां जो है बरती जा रही हैं। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर से फिर से वो कपड़े पहनेंगे और उसके बाद अगर हम आपको दिखाएं तो जो अगला केबिन बना हुआ है वो मेडिकल का है, यानी कि यहाँ से कपड़े पहनने के बाद वो आएंगे और यहाँ पे उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी कि अगर नहलाने से भी ख़त्म नहीं होता है तो यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ पर डॉक्टर नर्स यहाँ पर मौजूद रहती हैं और फिर यहाँ पर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अभी
से वो होता है तो वो कैसे करें? कहीं रेडियोलॉजिकल है, कहीं रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये ड्रेस पहन के जाएंगे तो ये कंटामिनेट नहीं होंगे। ये जाके लोगों को, फंसे हुए व्यक्तियों को, जहाँ पे मतलब सर रनिंग डॉकिंग के लिए बोल रहे हैं कि यही ठीक रहेगा, ये बैकग्राउंड जो है सर रनिंग डॉकिंग का अंदर वो कहाँ है? एचजी गए, एचजी ये इस साइड रखो, पीछे साइड में बात है, ये पीछे साइड बोलोगे, आगे रखो ना, आगे रखो, चीज उठानी है आगे रखो, वो नहीं उठानी है, अपने सामने रखो, अपने सामने रखो, कुछ भी उठाएगा अपने सामने, तुमने जो उठाना एक 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 आदमी ये लो, ये कौन है? तुम क्या ले रहे हो? देव जी पास पाओ, तुम भी पास पाओ, अचानक कुछ हो जाता है। टैंगो 2 रिप्लाइंग सर, ओवर। टैंगो टू, आपकी टीम विजयनगर में, गाजियाबाद में एक 4 मंजिला बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्ड करना है। इमीडिएटली असेंबली एरिया में पहुंचे, ओवर। नोटेड सर, ओवर। एक्टिव टैंगो 2 शेरा 1 रिपोर्ट, ओवर। देखिए, जिस तरह से कमांडर के पास अचानक से कॉल आती है कि इस जगह इमरजेंसी है और आप लोगों को तैयार होना है और निकलना है। उसके बाद कमांडर सूचित करते हैं अपने सभी जवानों को और वो जवान 10 मिनट के अंदर ही इस तरह से आ जाते हैं और उनकी यहाँ पर मीटिंग ली जाती है। और देखिए, उनके हाथ में सभी वो ज़रूरी उपकरण होते हैं, सभी ज़रूरी सामान होते हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं जब जाते हैं ऐसी जगहों पर, आपदा वाली जगहों पर, जिसका इस्तेमाल वहाँ पर होता है, सभी इक्विपमेंट लेकर वो 10 मिनट के अंदर इस तरह से तैयार हो जाते हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए डॉग स्क्वाड भी हैं, साफ तौर से पूरी टीम तैयार हो जाती है 10 मिनट के अंदर। उसके बाद वहाँ पर वो टीम रवाना कर दी जाती है जहाँ से सूचना आती है। ठीक है। कैमरा पर्सन को यहाँ आना है। हाँ, इसमें लगा लेंगे अपने स्टैंड पे। हाँ, तो वहाँ से कर देंगे। बस इन्हें मूव करवा देंगे, आपके उससे निकल जाएंगे। हाँ। करा देंगे ओपन स्पेस में और आप यहाँ अपडेट कर दीजिए। हाँ, जैसा भी है वो सर ही कर देंगे। हाँ, तो हो जाएगा ना। जो बोलते सर आपने बताया, भूल गया। डॉनिंग डॉफिंग पहन होता क्वेश्चन पता नहीं है, और उसके बाद अगर आप करना चाहेंगे तो बैकग्राउंड में ये आ जाएंगे, आप ओपन में कर सकते हैं। बहुत भसोड़ी है, नहीं जानते तुम।
वाला नहीं, वो हमारे एनडीआरएफ में तो है। अच्छा, और किसी एनडीआरएफ डिपार्टमेंट, के ठीक है अलावा ठीक है, किसी फोर्सेस के पास ये तो नहीं है। किसी डिपार्टमेंट ओके। के पास नहीं है। हो या नेपाल का भूकंप हो, वहाँ पर भी हमारे एनडीआरएफ ने, हमारे तो मैं कहूँगा कि गाजियाबाद के एनडीआरएफ ने वहाँ जाके काम किया। और बाकी भी जब भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह होती है हमारे हमारे पास, नेपाल में भी, भारत में कहीं पर भी फ्लड आता है, जैसे आप बता रहे थे कि आप गए हुए थे, जेएनपी का किया था, तो हमारा इलाका ना होने के बावजूद भी हम लोग गए हुए थे। इस टाइम पे समय ही इंटरव्यू लेंगे सबसे, सारी चीज़ें पूछेंगे एनडीआरएफ के बारे में, उसके बारे में, या कोविड-19 का। सर ये बोले कि इनके साथ साथ आपका बाइक ले लिया। यहाँ पे सर आपका मिल जाएगा, आ रही लाइट ठीक है। चलिए मैं आ रहा हूँ। तो बाहर से संक्रमण आने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, और बाहर जो शरीर के ऊपर अगर संक्रमण आए तो वो पूरा इंश्योर कर दिया जाता है कि वो, इसलिए वो सारे प्रिकॉशन यहाँ पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर एक को हो गया फिर कपड़े वॉश होते हैं या फिर कपड़े जैसे वॉश ये? होते हैं, तो कपड़ा अगर आपने वहाँ वॉश कर दिया तो वायरस उसमें से खत्म हो जाता है। तो अभी यहाँ से रहने दो, अभी तुम नहीं करना ना, अभी वो अभी तो लेके चलो बाहर। यहाँ तो हो गया शॉर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं एनडीआरएफ 8वीं बटालियन के कमांडेंट पीके श्रीवास्तव सर। सर अभी हम पूरा जायजा कर रहे हैं, करीब 78 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा एरिया, और इसमें कोविड-19 की अगर बात की जाए तो तमाम ऐसी सावधानियां बरती जा रही हैं जैसा कि हमने देखा। और अगर हम आते हैं पीपीई किट की बात करते हैं, मौजूदा दौर की जो सिचुएशन है, जो समस्याएं हैं, उस पर अगर चलते हैं तो अगर ये जवान खड़े हैं, देश में किसी भी तरह की आपदा आती है तो सबसे पहले जो इनका जो पीपीई किट है वो कितना कारगर है, अभी उसके बारे में बताइए। देखिए, जो पीपी आप देख रहे हैं, ये हमारा सीबीआरएन का पीपी है, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी से निपटने के लिए जो पीपी पहना जाता है वो ये पीपी है यहाँ पर। और चूंकि ये एक बायोलॉजिकल आपदा है जो अभी कोविड चल रही है, इसके अगेंस्ट भी ये कारगर है, क्योंकि जो कोविड-19 का जो वायरस है वो शरीर के अंदर आपके मुंह, नाक या आँख से प्रवेश कर सकता है। तो जो इन लोगों ने यहाँ पे मास्क और कैनिस्टर लगाया है, जो आप देख रहे हैं कि मास्क लगाया हुआ है, कैनिस्टर लगाया हुआ है, ये पूरी तरह से किसी भी संक्रमण को अंदर रोकने में ये सक्षम है। इसके अलावा ये जो क्लोथिंग है, ये 3 लेयर्ड क्लोथिंग है, और इसमें स्किन में भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं पहुंच सकता है। तो ये पूरी तरह से है। इसके अलावा बायोलॉजिकल सूट्स भी होते हैं जो सिर्फ बायोलॉजिकल इमरजेंसी के अगेंस्ट में काम करते हैं, और वो रीयूजेबल नहीं होते हैं। ये जो सूट है ये रीयूजेबल सूट भी है। अगर
उपकरण की बात की जाए, जैसे भी हमने अपने हाथों में सभी जवानों ने इक्विपमेंट ले रखे हैं, तो इससे क्या कुछ होता है अगर हम आसान भाषाओं में अपने दर्शकों को बताना चाहें तो? देखिए, CBRN में हमारे पास विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं कि जो कि किसी प्रकार के केमिकल लीकेज को रोकने के लिए, बायोलॉजिकल अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, स्पोर्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए, इसके अतिरिक्त कोई रेडिएशन अगर हो रहा है तो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जो कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं में काम आते हैं। जो उपकरण आप यहाँ पर देख भी रहे थे, ये हमारे CBRN यूनिट के सभी उपकरण हैं जो अलग अलग तरह की इमरजेंसी में काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के उपकरणों को यूज़ किया जाता है। ओजी वाला जो सूट पहना है उनको इधर करो, डिकॉन को सबसे लास्ट में करो। मॉनिटरिंग टीम को सब ब्रीफिंग के बाद ये फिर अपना गाड़ी में बैठ के जहाँ भी जाना है ऑपरेशन, इस चीज़ को आप कर दो। मलिक चाहे खुद कर देना, ठीक है? कि ये ब्रीफिंग अभी करते हुए कि अभी ये जा रहे हैं, जो भी हम जाने से पहले की ब्रीफिंग है वो इस बात में यहाँ पे आप सिर्फ पूछेंगे भी या खाली ये विजुअली? अभी बुला लो। टाइम होता है। मेरे पीछे आप जो जवान देख रहे हैं ये एनडीआरएफ के वो जवान हैं जो CBRN यानी कि देश में अगर किसी भी तरह की आपदा आती है तो हर उस स्थिति के लिए उससे निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पे सभी प्रकार की टीम है, सभी प्रकार अगर किसी भी तरह की आपदा आती है यानी कि केमिकल, बायो, रेडियो या फिर न्यूक्लियर, किसी भी तरह की देश में आपदा आती है तो ये जवान हमेशा तैयार रहते हैं। और कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की जो टीम है जब से गठित की गई है, हमारे देश की वो टीम है जो विदेशों में भी अपना डंका बजा कर आई है और कहीं ना कहीं देश को इस पर नाज भी है। इस टीम के बारे में भी हम यहाँ के जो कमांडेंट साहब हैं इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर देश में जैसी आपदा आती है उस आपदा के हिसाब से किस तरह के ड्रेस होते हैं या फिर किस तरह से उनकी सुरक्षा किट होती है। सर, अगर देखा जाए तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया, एक बार और जिक्र कर रहा हूँ, अभी देश में कोविड-19 जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में अगर आज की सिचुएशन की बात की जाए, अगर आप लोग को राहत के लिए कहीं से फ़ोन आता है इमरजेंसी में, तो कितने देर में आप लोग मूव कर लेते हैं या फिर जो जवान हैं उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाती है? देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारी CBRN की टीम है, ये केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। अगर इस प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमारी ये CBRN की टीम हर समय तैयार रहती है, 24/7 हर समय हमारी टीम तैयार रहती है। अगर हमें सूचना मिलती है किसी प्रकार की कोई CBRN इमरजेंसी हुई है तो हमारी टीम तत्काल 10 मिनट के अंदर अपना इक्विपमेंट लेके, अपनी क्लोथिंग को पहनकर और 10 मिनट के अंदर हम मूव हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं घटनास्थल की तरफ। जी। और अगर हम और आपदा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी थोड़ा चलते चलते बात कर लेते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से इधर बुला लूँगा। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस से हट के बात करें, अगर मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक होता है या फिर न्यूक्लियर आपदा आती है या फिर जिस तरह से रेडियोलॉजिकल की बात कर ली जाए या फिर केमिकल की बात कर ली जाए, तो किस किस तरह की किट होते हैं उसमें? देखिए, उसके लिए अलग अलग प्रकार के किट होते हैं। जैसे आप पहले वो जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये बायोलॉजिकल सूट है।
ये वन टाइम यूज़ का होता है कि अगर क्योंकि किसी प्रकार के अगर बायोलॉजिकल कोई पैथोजेंस हैं, कोई स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो उस कंडीशन में अगर काम करेंगे तो उसमें ये हो सकता है कि वो क्लोथिंग के ऊपर आ जाए, कपड़ों के ऊपर आ जाए। तो इसको उस प्रकार के कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में यूज़ करने के बाद इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है वन टाइम। वो तो बायोलॉजिकल सूट है जो वाइट वाला आप देख रहे हैं। जो ये सूट है जो ये आपको फ्लोरेसेंट कलर का दिखाई दे रहा है, ये लेवल ए केमिकल सूट है। किसी भी प्रकार का अगर कोई केमिकल इमरजेंसी होती है, कोई केमिकल लीकेज होता है, तो ये फुली इनकैप्सुलेटेड लेवल ए सूट है, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल लीकेज में और हॉट जोन में, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, उस कंडीशन में जाके काम करने में ये सक्षम है। इसके अंदर ही जो है ब्रीदिंग अपरेटस होता है, इसमें बाहर से किसी प्रकार की हवा नहीं जाती है, तो किसी भी प्रकार के कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट में रेस्क्यूअर जाकर काम कर सकता है ये जो केमिकल लेवल ए सूट है इसको पहन के। और इसी प्रकार से अगर आप इधर देखें तो ये हमारे NBC सूट्स हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल सूट, जिसमें कि किसी भी प्रकार की अगर रेडिएशन है, किसी प्रकार का कोई, ये केमिकल इमरजेंसी में भी काम करेगा और रेडिएशन में भी काम करता है। और रेडिएशन में वैसे तो रेडिएशन के लिए कोई अलग से सूट नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो हमारी ये NBC सूट पहन के हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पर जाते हैं। और उसमें ज़रूरी होता है कि अगर कोई प्रकार का केमिकल लीकेज है, अगर कोई बायोलॉजिकल इमरजेंसीज है, तो इसमें ज़रूरी है कि जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन जो होता है, जो हमारा जो श्वसन तंत्र है उसका प्रोटेक्शन, तो हमारा जो मुंह है, नाक है, फेस को कवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग लेवल के हमारे रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस होते हैं, जिसमें कि मास्क होता है, जिसमें कि फुल फेस मास्क होता है। इसके अलावा हमारा फुली इनकैप्सुलेटेड SCBA सिस्टम होता है, जिसको हम सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस सिस्टम कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की उसमें क्लोथिंग होता है, उसमें ब्रीदिंग अपरेटस होता है। इसके अलावा आपका पैरों का प्रोटेक्शन है, आपके ऊपर शू कवर्स हैं, आपके ग्लव्स हैं, तो ये सब मिला के पूरा सूट बनता है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। पूरे देश में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में तमाम सावधानियां बरतने की भी बातें कही जा रही हैं। ऐसे में देखा जाता है जब हमारे देश में कई बार आपदाएं आई हैं, तो हर आपदाओं में जब NDRF की टीम वहां पर पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता को या फिर वहां के बाशिंदों को एक सुकून मिलता है। लेकिन NDRF के जवान की दिनचर्या कैसी होती है, वहाँ के जवानों की, वही जानने के लिए हम पहुँचे हैं आज गाज़ियाबाद में। यहाँ पर आप देखिए, ये 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है। यानी कि अगर देखा जाए तो देहरादून हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यहाँ से सब कवर किया जाता है। दूसरा, अगर हम मौजूदा सिचुएशन की अगर बात करें तो देश में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोरोना वायरस की संख्या जो है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उससे निपटने के लिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। चाहे जिस संस्थान में आप जाएं, चाहे जिस मंत्रालय में आप जाएं, चाहे जिस जगह पे आप जाएं, आपको हर जगह ऐसी ही व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ NDRF की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये वो जवान हैं जो अपनी अपनी ड्यूटी पर आ रहे हैं और इन सभी जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए यहाँ पर देखिए सर्कल बनाए गए हैं, जो कि 3 से 4 मीटर की दूरी यहाँ पर बनाई गई है और सभी जवान अब बारी बारी से अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए, जो जवानों के पीठ पर आप बैग देख रहे हैं, उस बैग को पूरी तरह से यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और तभी वो अपना बैग लेकर अंदर जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, यहाँ पर एक हाथ धुलने के लिए डेटॉल यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ भी हाथों का इस्तेमाल ना हो, इसके लिए आप यहाँ से पैरों से इसको, पैर से अपने यहाँ से डेटॉल ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप अपना हाथ धुल सकते हैं। मतलब कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना हाथ लगाए यहाँ पर सावधानी बरतते हुए आप पूरी तरह से अपने हाथ को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और
अंदर लिए चलते हैं, हम आपको अंदर भी दिखाते हैं। जो गाड़ियाँ यहीं से बाहर जाती हैं या फिर जो बाहर की गाड़ियाँ अंदर आती हैं, तो उन गाड़ियों के लिए फ़िलहाल एक टनल बनाया गया है। लेकिन उससे पहले जो जवान यहाँ से हाथ क्लीन करके आएंगे, हैंड वॉश करके आएंगे, तो यहाँ से उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पर साफ तौर से उनके शरीर का टेम्परेचर यहाँ पर नापा जा रहा है, और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आता है अगर, तो उनको साफ तौर से बाहर रोक दिया जाता है ताकि अंदर वो किसी भी तरह से ना जा पाए। फिर एक बार अगला पड़ाव आता है कि एक बार फिर से सैनिटाइज किया जाता है हाथ। फिर अगर आपके पास गाड़ी है, जो बाहर की गाड़ियां हैं, यहीं से गाड़ियां बाहर गई हैं, वो गाड़ियां अंदर आती हैं, तो इस टनल से निकलती हैं और पूरी तरह से सैनिटाइज होके तब फिर अंदर जाती हैं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे एनडीआरएफ के बारे में, तो एनडीआरएफ का गठन हुआ था इसलिए क्योंकि उस समय जैसे देश में कोई आपदा आती है, अब यहाँ पर एक गाड़ी आ गई, हम आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी अब अंदर जा रही है, यानी ये गाड़ी बाहर से आई है और अब ये गाड़ी अंदर जा रही है। अब देखिए ये जो टनल है, सैनिटाइजिंग टनल बनाया गया है। अब ये गाड़ी पूरी तरह से सैनिटाइज होके तब निकलेगी। मतलब अगर जिस तरह से चाहे वो बात की जाए, जिस तरह से राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर कहीं भी किसी भी आपदा वाली जगह पर ये लोग गए हैं, तो अंदर आने से पहले पूरी तरह से यहाँ पर वो गाड़ी सैनिटाइज होने के बाद तब अंदर जाती है। तो एनडीआरएफ की टीम काम कैसे करती है? देश कहीं ना कहीं देश में जब जब आपदा आई है, एनडीआरएफ की टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा उसमें ली है। चाहे वो केदारनाथ की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, या फिर अगर नोएडा की ही बात की जाए, तो नोएडा में भी 2018 में जब शाहबेरी में एक बिल्डिंग गिरी थी, तब भी एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी कड़ी मशक्कत करके हालात को काबू किया था। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि एनडीआरएफ की टीम आखिर काम कैसे करती है। आइए। हाँ 1149। उस समय होता, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग गिरी थी, जी जी जी। आज के दौर में अगर बिल्डिंग गिर जाए तो आप लोग फिर कैसे? ये तो किसी डेमोस्ट्रेशन का है, ये बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था वहाँ, अलग अलग जगह से ये जो नए लोग यहाँ पर आते हैं, जो नए ट्रांसफर आते हैं, अब सब कुछ तैयार होने के बाद जब बस में सभी जवान बैठ गए, उसके बाद यहाँ से कमांडर कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, कंट्रोल रूम को सूचित करते हैं कि हम सब तैयार हैं। उसके बाद जैसे ही कंट्रोल रूम से परमिशन मिलती है, यहाँ से सभी टीम को उस स्थान के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब निकाल लो।
कमांडेंट ही बोला एक्चुअली वहाँ पर जाके हमारे जवानों ने जिंदा बचाया था या फिर बॉडीज को रिकवर किया। काफ़ी इवेंट में भी हम लगेंगे। हाँ हाँ आप बता दो जैसे भी करना। हाँ हाँ ले रहे हाँ जैसे ये मानो कि इक्विपमेंट रखे रहते हैं, ये पहना है लोग, आप लोग हट जाओ। हाँ अभी वो एग्जीबिशन वाला सिस्टम पहने, आप लोग हट जाओ। हैं अभी ये अभी रखो, हाँ आप आप पहने, बल्कि कोविड वाले में यही